हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम राज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसके चार्टर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना के पहले इसका क्या इतिहास था, जिसमें हमने अर्ली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा था, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में देखा था, लीग ऑफ नेशन के बारे में जाना था और जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस एंड डिक्लेरेशन हुए थे यूएन की स्थापना के लिए, उन सभी को हमने देखा था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो हम अपनी आज की वीडियो पर आते हैं। आज की वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, यूएन चार्टर के बारे में जानेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या पर्पसेस हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में जानेंगे, मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन के बारे में जानेंगे, यूनाइटेड नेशन का क्या सिस्टम है इसके बारे में जानेंगे, यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। यूनाइटेड नेशन जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एस्टैब्लिश किया गया था ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके और उसे मेंटेन किया जा सके, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके और दुनिया को बेहतर बनाया जा सके। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी आफ्टर सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन के 51 ओरिजिनल मेंबर्स हैं। ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशन, इसे क्वाइन किया गया था यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। ये सक्सेसर है लीग ऑफ नेशन का और करेंटली इसके 193 मेंबर्स हैं और साउथ सुडान इसका सबसे नया मेंबर है जिसने इसे ज्वाइन किया जुलाई 2011 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। इस हेडक्वार्टर को बनाने वाले आर्किटेक्ट्स के लीडर थे वॉलेस हैरिसन। यूनाइटेड नेशन के लोगो या एम्बलम को जिस डिज़ाइनर टीम ने बनाया था उसे लीड कर रहे थे ओलिवर लिंकन लैंडक्विस्ट। अगर आप यूएन के लोगो को देखेंगे तो ये ब्लू कलर का है जो कि सिंबल ऑफ पीस है। साथ ही साथ जो ऑलिव के ब्रांचेस हैं दोनों तरफ, वो भी पीस को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनाइटेड नेशन के फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 7 दिसंबर 1946 को। अगर आप यूनाइटेड नेशन के फ्लैग को देखेंगे तो आप देखोगे कि उसमें एक वाइट यूएन लोगो है एक ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर। यूनाइटेड नेशन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज एंड अरेबिक। अरेबिक जो है वो लेटेस्ट एडेड है। यूनाइटेड नेशन चार्टर जो कि फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसके प्रेम्बल को ओरिजिनली जैन स्मट्स ने लिखा था जो कि साउथ अफ्रीका से थे, जिसे बाद में वर्जीनिया गिल्डरस्लीव ने कुछ चेंजेस किए थे और इस प्रेम्बल को छोटा किया था। ये यूएसए के रहने वाले थे। यूनाइटेड नेशन में एक सेक्रेटरी जनरल होता है जो कि हेड होता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का और डे टू डे वर्क देखता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल थे त्रिगवे ली, जो 1946 से 1953 तक थे। करेंटली इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गटरस, जो कि 9th सेक्रेटरी जनरल हैं और 1 जनवरी 2017 से ये उस पोजीशन पर हैं। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के पीएम रह चुके हैं और 2005 से लेकर के 2015 तक यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कमिश्नर भी रह चुके हैं। ये एज ए सेक्रेटरी जनरल री इलेक्ट हुए हैं और इनका दूसरा टर्म शुरू होगा 1 जनवरी 2022 से। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का टर्म 5 साल का होता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो पीस कीपर्स होते हैं, जो कि पीस कीपिंग मिशन के लिए जाते हैं, उन्हें ब्लू बेरेट्स या ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं और ऐसा उन्हें उनकी पोशाक की वजह से कहते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है। अब हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूएन चार्टर जो है वो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसे 26 जून 1945 को साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को में और ये 24 अक्टूबर 1945 को रेटिफाई हुआ था और उसके साथ यूनाइटेड नेशन भी एग्जिस्टेंस में आया था। इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहते हैं।
यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी बॉडीज हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, वो सभी यूएन चार्टर से बाउंडेड हैं और अपना सारा काम चार्टर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। यूएन चार्टर एक टूल है जिससे यूनाइटेड नेशन अपने सभी गोलों को अचीव करता है, जैसे पीस, सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इत्यादि। यूनाइटेड नेशन में 19 चैप्टर्स हैं और 111 आर्टिकल्स हैं। एक फन फैक्ट ये है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर में कहीं पे भी वीटो वर्ड का यूज नहीं किया गया है, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा बहस होती है। अब हम लोग यूएन चार्टर का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 19 चैप्टर्स हैं और 111 आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 एंड 2, और ये चैप्टर डिस्कस करता है पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के बारे में। जो चैप्टर 2 है, आर्टिकल 3 to 6, वो डिस्कस करता है यूनाइटेड नेशन के मेंबरशिप के बारे में। चैप्टर 3 जिसमें 2 आर्टिकल्स हैं, 7 and 8, वो डिस्कस करता है यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें उसके प्रिंसिपल बॉडीज और सब्सिडियरी बॉडीज आते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है, आर्टिकल 9 से 22, वो डिस्कस करता है जनरल असेंबली के बारे में। जनरल असेंबली एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल 23 to 32 डिस्कस करता है सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल बॉडी है और काफ़ी पावरफुल भी है। इन प्रिंसिपल ऑर्गन्स को हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 आर्टिकल 33 to 38 डील करता है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स को लेकर के। चैप्टर नंबर 7 आर्टिकल 39 to 51 एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू द पीस, ब्रीचेस ऑफ द पीस एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन। चैप्टर नंबर 8 आर्टिकल 52 to 54 रीजनल अरेंजमेंट्स। ये तीनों चैप्टर्स, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 स्पेसिफिक पावर देते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को, ताकि वो अपने ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभा सके, जो कि है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। चैप्टर 9 आर्टिकल 55 to 60 जो कि है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, और ये बात करता है प्रमोशन ऑफ हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, हेल्थ, एडुकेशन, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में। चैप्टर नंबर 10 आर्टिकल 61 to 72 ये डील करता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, जिसे हम लोग इको शॉक भी कहते हैं, जिसे हम फर्दर आने वाली वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। अब आता है चैप्टर 11 आर्टिकल 73 to 74 जो कि है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट को डेवलप करने की बात की गई है, ताकि वो देश जो सेल्फ गवर्नमेंट से वंचित हैं वो इसको अचीव कर सकें और अपना डेवलपमेंट कर सकें। अब आता है चैप्टर नंबर 12 आर्टिकल 75 to 85 जो कि है इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम के बारे में, जिसमें एक सिस्टम को स्टैब्लिश करने की बात की गई है, और ये सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया था ताकि एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके उन टेरिटरीज को जो कि अभी सेल्फ गवर्नेंस से वंचित हैं। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की बात की गई है उन टेरिटरीज और वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। इन टेरिटरीज को ट्रस्ट टेरिटरीज कहा जाता है। ये ट्रस्टीशिप सिस्टम यूनाइटेड नेशन के मेंबर के ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि वो एक सोवरेन गवर्नमेंट है। अब आता है चैप्टर नंबर 13 आर्टिकल 86 to 91 जो कि है द ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में, जो कि एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएनओ का। ये काउंसिल यूनाइटेड नेशन के मेंबर से मिलकर बनता है और काम करता है ट्रस्ट टेरिटरीज के डेवलपमेंट के लिए। अब है चैप्टर 14 आर्टिकल 92 to 96 जो कि है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, ICJ। ये भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का और सेटल करता है लीगल डिस्प्यूट्स को।
फिर आता है चैप्टर 15 आर्टिकल 97 टू 101 जो कि है सेक्रेटेरिएट के बारे में। ये भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएनओ का जो कि यूनाइटेड नेशन का डे टू डे वर्क देखता है। इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 16 आर्टिकल 102 टू 105 डील करता है मिसलेनियस प्रोविजन से। चैप्टर नंबर 17 आर्टिकल 106 टू 107 जो कि है ट्रांजिशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। ये चैप्टर अभी के समय में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जब यूएन की स्थापना हुई थी तो ये काफ़ी ज़रूरी था। फिर आता है चैप्टर 18 आर्टिकल 108 जो कि है अमेंडमेंट्स के रिलेटेड, जिसके थ्रू यूनाइटेड नेशन चार्टर में चेंजेस लाए जा सकते हैं। अगर जनरल असेंबली के 2/3 मेंबर्स किसी अमेंडमेंट के सपोर्ट में वोट कर देते हैं तो वो अमेंडमेंट लागू हो जाएगा। इन दोनों आर्टिकल्स में से आर्टिकल 109 में अमेंडमेंट्स के रूल लिखे गए हैं। आखिरी चैप्टर है चैप्टर नंबर 19 आर्टिकल 110 एंड 111 जो कि है रैटिफिकेशन एंड सिग्नेचर। और यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर को यूएन चार्टर को रैटिफाई करना होता है और अपना सिग्नेचर देना होता है। रैटिफाई का मतलब है उसे ऑफिशियली वैलिड मानना। यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी ने यूएन चार्टर को रैटिफाई और साइन किया है। ये हैं 19 चैप्टर्स और 111 आर्टिकल्स जो यूएन चार्टर में हैं, जिसके थ्रू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपना वर्क करता है। फर्दर आने वाले वीडियोस में हम इनकी डिटेलिंग करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर के बेसिक स्ट्रक्चर को देखने के बाद अब हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स को। यूनाइटेड नेशन चार्टर के चैप्टर 1 में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 जो है वो पर्पसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन के बारे में है और आर्टिकल 2 जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन के बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 1 को देखेंगे जो कि है पर्पसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जिसमें सबसे पहला है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कलेक्टिव मेजर्स उठाना ताकि प्रिवेंट किया जा सके किसी भी चीज़ को जो कि पीस और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो, ताकि इस वर्ल्ड को बेहतर बनाया जा सके। तो दूसरा पर्पस है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। अगर देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन होगा तो यूनिवर्सल पीस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। जब तक फ्रेंडली रिलेशन नहीं होंगे पीस एंड सिक्योरिटी को नहीं एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तीसरा है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स लाइक इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। इन्वायरमेंटल में भी बहुत सारे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ओजोन लेयर है, पॉल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी है, डिफॉरेस्टेशन है, लॉस ऑफ इकोसिस्टम है। इन्वायरमेंटल इश्यूज के अलावा ह्यूमन राइट्स है, डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, रेस के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, सेक्स के बेसिस पे हो। इसके अलावा प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ। इन सभी चीज़ों को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो। अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं होगा तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो सकते हैं। अगर साथ मिलकर करेंगे तो आसानी से करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। और आखिरी पर्पस है टू बी सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ द नेशन। तभी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को अचीव किया जा सकता है, उसे मेंटेन किया जा सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व किया जा सकता है, कोऑपरेशन लाया जा सकता है और जो भी यूनाइटेड नेशन के पर्पसेस हैं उसको अचीव किया जा सकता है। ये 4 पर्पसेस हैं यूनाइटेड नेशन के। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूएन चार्टर में यूनाइटेड नेशन के कुल 7 प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, जिसमें से पहला है द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर। जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के वो सभी के सभी इक्वल हैं। दूसरा है ऑल मेंबर्स शैल ऑनेस्टली फुलफिल द ऑब्लिगेशंस एज्यूम्ड बाय देम इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर। सभी मेंबर्स को ईमानदारी के साथ अपने दायित्व को निभाना है जो कि यूएन चार्टर में लिखा गया है, यानी कि ऑनेस्टली फॉलो करना है यूएन चार्टर को। और चार्टर में बहुत डिटेल में लिखा गया है कि किस सिचुएशन को आपको कैसे टैकल करना है, कब क्या करना है। इन सभी चीज़ों को यूएन चार्टर में काफ़ी डिटेल में लिखा गया है। जैसे जैसे आप आगे देखोगे वैसे आपको समझ आएगा।
तीसरा आर्टिकल है ऑल मेंबर्स शैल सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे पीसफुली सेटल करना है, न कि किसी प्रकार के फोर्स का यूज करना है, किसी के ऊपर अटैक करना है, आक्रमण करना है, ऐसा नहीं करना है। पीसफुल तरीके से उस मैटर को सॉल्व करना है ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कोई खतरा न हो। फोर्थ है ऑल मेंबर स्टेट्स शैल रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी नेशन, ताकि उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई खतरा ना हो और इंटरनेशनल पीस बना रहे। क्योंकि अगर कोई देश दूसरे देश के ऊपर फोर्स यूज करता है तो कहीं ना कहीं सामने वाला देश भी उसके ऊपर फोर्स यूज करेगा और सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी, और ये यूनाइटेड नेशन के पर्पस के खिलाफ है। तो इसीलिए किसी भी सिचुएशन को पीसफुल वे से हैंडल करना है। पांचवा है ऑल मेंबर्स शैल गिव द यूनाइटेड नेशन एवरी असिस्टेंस इन एनी एक्शन इट टेक्स इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर एंड शैल रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग असिस्टेंस टू द स्टेट अगेंस्ट विच द यूएन इज टेकिंग एक्शन। यहाँ पर दो बात कही जा रही है। पहली ये कि अगर यूनाइटेड नेशन किसी भी स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन ले रहा है तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं उनको यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट करना है, हर एक तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। और दूसरी बात ये कि जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उनको उस स्टेट के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन एक्शन लेने वाला है उसको किसी भी प्रकार का कोई असिस्टेंस नहीं देना है। यानी कि यूनाइटेड नेशन अगर किसी स्टेट के अगेंस्ट एक्शन लेता है तो जो बाकी मेंबर नेशन हैं वो यूनाइटेड नेशन को असिस्टेंस देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, और जिस स्टेट के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है उसको किसी भी प्रकार का असिस्टेंस नहीं देंगे। क्योंकि अगर कोई नेशन जो मेंबर है और हेल्प करेगा दूसरे नेशन की जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है तो जो एक्शन का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना ही अपने मेंबर नेशन के बल पे है, और अगर मेंबर नेशन ही उसको असिस्टेंस नहीं देंगे तो वो अपनी बातों को इन्फोर्स कैसे कर पाएगा। छठा है द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट स्टेट्स व्हिच आर नॉट मेंबर ऑफ द यूएन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दीज प्रिंसिपल सो फार एज मे बी नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें कहा जा रहा है उन स्टेट्स के बारे में जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन को ये इंश्योर करना है कि वो भी स्टेट जो उसके मेंबर नहीं है वो कम से कम यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स को इतना फॉलो करें ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। अगर कोई नेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है और वो ऐसा कर रहा है जिसके वजह से पीस और सिक्योरिटी को खतरा है तो यूनाइटेड नेशन उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। यानी कि अगर वो मेंबर नहीं भी है तो भी उस नेशन को इतना करना होगा जिससे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कोई खतरा ना हो और पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश और मेंटेन किया जा सके। इतना उस नेशन को फॉलो करना पड़ेगा। वो यूएन की हर एक बात नहीं मानेगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये एक नेशन की, भले ही वो मेंबर ना भी हो यूनाइटेड नेशन का, क्योंकि यहाँ पर बात है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। सातवां और आखिरी प्रिंसिपल है नथिंग कंटेन इन द चार्टर शैल ऑथराइज द यूएन टू इंटरवेन इन मैटर्स विद इन द डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी स्टेट। यूनाइटेड नेशन के पास ये पावर नहीं है कि वह किसी भी देश के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कर सके तब तक जब तक उस मैटर से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कोई खतरा ना हो। लेकिन अगर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कोई खतरा है या ह्यूमन राइट का वायलेशन है तब यूनाइटेड नेशन इंटरवेन कर सकता है, क्योंकि उस समय ये प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। लेकिन वो मैटर्स जिससे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है, ह्यूमन राइट का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, उन मैटर्स में यूनाइटेड नेशन इंटरवेन नहीं कर सकता है, यानी कि दखल नहीं दे सकता है। इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस के जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो खत्म हुए। अब हम लोग चलते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर के चैप्टर नंबर 2 के तरफ, जो कि है यूनाइटेड नेशन के मेंबरशिप से रिलेटेड। चैप्टर 2 में 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6। आर्टिकल 3 जो है वो ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन के बारे में है। आर्टिकल 3 जो है वो ये कहता है कि ओरिजिनल मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन के वो वही स्टेट्स हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सैन फ्रांसिस्को में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया और यूएन चार्टर को साइन किया। आर्टिकल 4 जो है वो न्यू मेंबरशिप के बारे में है। जितने भी पीस लिविंग स्टेट्स हैं वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकते हैं।
लेकिन उन्हें चार्टर में दिए गए ऑब्लिगेशंस को मानना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा ताकि यूनाइटेड नेशन के पर्पसेस को अचीव किया जा सके। किसी भी नेशन को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप पाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है जनरल असेंबली के द्वारा। अगर किसी नेशन को 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है तो वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाता है। हमने आर्टिकल 3 में ओरिजिनल मेंबर्स के बारे में देखा, आर्टिकल 4 में नए मेंबर्स के बारे में देखा। आर्टिकल 5 जो है वो है सस्पेंशन ऑफ अ यूएन मेंबर। अगर कोई नेशन यूएन चार्टर को ढंग से नहीं फॉलो करती है, उसमें दिए गए पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स को नहीं मानती है, चार्टर के दिए गए ऑब्लिगेशंस को नहीं फॉलो करती है, तो उस मेंबर के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और जनरल असेंबली उस मेंबर को सस्पेंड कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। और ये तब होगा अगर कोई मेंबर यूएन चार्टर को वायलेट कर रहा है। ये सस्पेंशन लाइफ टाइम के लिए नहीं लगता है और इसे कुछ समय के बाद हटाया भी जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 6 को, जो कि एक्सपल्शन ऑफ अ यूएन मेंबर के बारे में बताता है। अगर कोई मेंबर लगातार वायलेट कर रहा है यूनाइटेड नेशन चार्टर को, उसके प्रिंसिपल्स को, तो उसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेल भी किया जा सकता है जनरल असेंबली के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अगर सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करे तो जनरल असेंबली वैसे मेंबर स्टेट्स को हटा सकती है यूनाइटेड नेशन से। इन 4 आर्टिकल्स के साथ हमारा चैप्टर 2 ऑफ यूएन चार्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 3 के तरफ, जो कि है यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के बारे में। इसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 7 एंड आर्टिकल 8। आर्टिकल 7 जो है वो प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडियरी ऑर्गन्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 7 के अंतर्गत कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सब्सिडियरी ऑर्गन्स को भी एस्टैब्लिश कर सकता है अगर उसे लगता है कि उसे एस्टैब्लिश करना जरूरी है ताकि वो अपने फंक्शन को और इफिशिएंटली तरीके से परफॉर्म कर सके। आर्टिकल 8 जो है वो इक्वालिटी के बारे में बात करता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेन और वुमेन के एलिजिबिलिटी के ऊपर, जिससे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात हुई है। यूनाइटेड नेशन चार्टर ने कहीं पर भी मेन और वुमेन के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है उनके एलिजिबिलिटी को लेकर के। ये 2 आर्टिकल्स के साथ हमने चैप्टर नंबर 3 भी देख लिया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। हमने अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 8 तक देख लिया है। अब हम समझते हैं यूएन सिस्टम को। यूनाइटेड नेशन सिस्टम, जिसे यूएन फैमिली भी कहते हैं। यूएन सिस्टम बना हुआ है यूनाइटेड नेशन, उसके बहुत सारे फंड्स एंड प्रोग्राम्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी के द्वारा। इन सभी को मिला करके यूएन सिस्टम बनता है और इन सभी फंड्स एंड प्रोग्राम्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का अपना ही एक अलग एरिया है वर्क का, एक अलग लीडर है और एक अलग बजट है। यूनाइटेड नेशन, उसके फंड्स एंड प्रोग्राम्स, उसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ये सभी मिलकर के यूएन सिस्टम बनाते हैं, जिसे यूएन फैमिली भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी फंड्स एंड प्रोग्राम्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की आवश्यकता क्या है, क्या ज़रूरत है इन सभी की? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यूएन का वर्क काफ़ी बड़ा और डाइवर्स है, फ्रॉम इकोनॉमिक टू सोशल टू कल्चरल टू इन्वायरमेंटल टू ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड इश्यूज हैं, रिफ्यूजीज के इश्यूज हैं, डिसआर्मामेंट की बात है, ट्रेड है और भी कितने सारे हैं। ये जो फंड्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ये स्मूथ फंक्शनिंग कराती हैं यूनाइटेड नेशन का, ताकि अपने ये गोल्स को अचीव कर सके। जैसे किसी पेड़ का जड़ जितना नीचे जाते जाता है वो उतना ही फैलते जाता है, उसी प्रकार से ये सिस्टम इतना डाइवर्स है, इतना बड़ा है कि इसे और भी फंड्स, प्रोग्राम्स और एजेंसीज चाहिए होती हैं ताकि ये अपने फंक्शन को स्मूथली कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके, वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सके। अब हम इनके फंडिंग के बारे में देखते हैं। जो फंड्स एंड प्रोग्राम्स हैं वो फाइनेंस किए जाते हैं वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के द्वारा, न कि असिस्ट कंट्रीब्यूशन के द्वारा। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि अपनी इच्छा से कंट्रीब्यूशन देना।
यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको कंट्रीब्यूशन देना ही है। अगर आप देना चाहते हैं कंट्रीब्यूशन तो दें, नहीं देना चाहते कंट्रीब्यूशन तो नहीं दें। असेस्ड कंट्रीब्यूशन जिसे ऑब्लिगेटरी पेमेंट्स भी कहते हैं, और नेशंस जो मेंबर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के लिए, और ये तय होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बजट के द्वारा, और हर एक मेंबर को अपना कंट्रीब्यूशन देना ही होता है, उसके पास न देने का ऑप्शन नहीं है। जैसे कि इंडिया, अमेरिका या अदर कंट्रीज जो कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं, वो यूनाइटेड नेशन के बजट में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। यूनाइटेड नेशन के बजट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है, लेकिन बाकी सभी देश अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं और उनको कंट्रीब्यूशन देना है क्योंकि वो यूएन के मेंबर हैं। वैसे ही जो फंड्स एंड प्रोग्राम्स हैं उसमें कोई असेस्ड कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, कोई ऑब्लिगेटरी पेमेंट नहीं होता है, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनका फंडिंग वॉलंटरी भी होता है और असेस्ड कंट्रीब्यूशन से भी होता है। अगर कोई अपनी इच्छा से पैसा देना चाहता है किसी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी को तो वो दे सकता है, और जो नेशन है जो उस स्पेशलाइज्ड एजेंसी के मेंबर हैं उनको तो पेमेंट देना ही है जो भी उस एजेंसी ने अपने बजट में तय किया है। तो आप देख सकते हो कि फंड्स एंड प्रोग्राम्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में एक डिफरेंस है, और वो है वे ऑफ फंडिंग में, कि दोनों फंड किस तरीके से किए जाते हैं। एक में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है केवल, और दूसरे में वॉलंटरी और असेस्ड दोनों कंट्रीब्यूशन होता है। यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे फंड्स एंड प्रोग्राम्स है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ये सभी फंड्स एंड प्रोग्राम्स हैं यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन की कुल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ये सभी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। तो इसी के साथ यूनाइटेड नेशन सिस्टम हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल ऑर्गन्स। यूनाइटेड नेशन की कुल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है द जनरल असेंबली। ये जो है ये मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसी बनती हैं और ये एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन देता है। जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के वो सारे के सारे जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट होते हैं। 193 मेंबर्स हैं जनरल असेंबली के जो कि यूनाइटेड नेशन के भी मेंबर हैं। यूएन चार्टर का चैप्टर नंबर 4 जो है वो जनरल असेंबली के बारे में है, उसके कंपोजिशन के बारे में, उसके फंक्शन, पावर, प्रोसीड्योर, वोटिंग, इन सभी के बारे में है। जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है और इसके करंट प्रेसिडेंट है वोल्कन बोसगीर। दूसरा प्रिंसिपल ऑर्गन है द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना और एक्शन लेना किसी भी चीज के ऊपर जो कि थ्रेट हो पीस के लिए या एक्ट ऑफ एग्रेशन हो। यूएन चार्टर का चैप्टर नंबर 5 जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स में आते हैं USA, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। सिक्योरिटी काउंसिल का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। तीसरा प्रिंसिपल ऑर्गन है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे हम इकोसॉक भी कहते हैं, और ये एक सेंट्रल फोरम है जहां पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज के बारे में डिस्कस किया जाता है और उससे रिलेटेड पॉलिसीज को बनाया जाता है। इकोसॉक कोऑर्डिनेट करता है 14 यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, 8 फाइनेंशियल कमीशन और 5 रीजनल कमीशंस के वर्क को जो कि इसके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं। इस टॉपिक को इकोसॉक के ऊपर आने वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यूनाइटेड नेशन चार्टर के चैप्टर नंबर 10 में इकोसॉक के बारे में बताया गया है। इकोसॉक के कुल 54 मेंबर्स हैं। जब यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ था तो उसके 18 मेंबर थे, जिसे बाद में 18 से 27 किया गया था और फिर 27 से 54 किया गया था। इन सभी मेंबर्स का टर्म 3 साल का होता है। इकोसॉक के एक प्रेसिडेंट भी होते हैं जो कि 1 साल के टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और अभी इसके 77वें प्रेसिडेंट बने हैं कोलेन विक्सेन केलापाइल, जो कि 23 जुलाई 2021 से इसके प्रेसिडेंट हैं।
इसके पहले पाकिस्तान के मुनीर अकरम इकोसॉक के प्रेसिडेंट थे, जो जुलाई 2020 से जुलाई 2021 तक एज अ प्रेसिडेंट इकोसॉक में रहे और इनके जाने के बाद कोलेन विक्सेन केलापाइल इकोसॉक के प्रेसिडेंट बने हैं। इकोसॉक का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। मैं आपको इकोसॉक के प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक बात बता दूं कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे वो हमारे भारत देश के थे। उनका नाम था AR मुदालियर, एरकॉट रामस्वामी मुदालियर, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि वो हेड ऑफ डेलीगेशन थे फ्रॉम इंडिया और उन्होंने UN चार्टर के ऊपर साइन किया था। इनके बारे में भी हम लोग फर्दर आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल ऑर्गन है द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और जैसा हम लोगों ने पहले देखा कि इसे एस्टैब्लिश किया गया था ताकि जो ट्रस्ट टेरिटरीज हैं, कुल 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थे, उनको एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके और उनको एक सोवरेन नेशन बनाया जा सके, वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट लाया जा सके, उनको कॉलोनीज से सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ डेवलप किया जा सके। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लीग ऑफ नेशन में मैंडेट सिस्टम था, उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन में ट्रस्टीशिप काउंसिल है, लेकिन जो यहाँ पे फर्क है वो ये है कि लीग ऑफ नेशन में कोई कंट्री एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था ऑन द बिहाफ ऑफ लीग, लेकिन यूनाइटेड नेशन के ट्रस्टीशिप काउंसिल में कोई नेशन नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन खुद एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है उन ट्रस्ट टेरिटरीज को ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव कर सकें। यूनाइटेड नेशन चार्टर का चैप्टर नंबर 13 जो है वो डील करता है ट्रस्टीशिप काउंसिल से। ट्रस्टीशिप काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। 1 नवंबर 1994 को ट्रस्टीशिप काउंसिल के एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि जो आखिरी UN ट्रस्ट टेरिटरी था पलाव, उसे इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी और पलाव को इंडिपेंडेंस मिलने के 1 महीने बाद इस काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया था। पलाव जो है वो ग्रुप है लगभग 500 आइलैंड का, जो कि इंडोनेशिया के ऊपर है। अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो इंडोनेशिया के ऊपर आता है ये, और ये आखिरी ट्रस्ट टेरिटरी था विच गेन्ड इंडिपेंडेंस। सो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो ओनली UN प्रिंसिपल ऑर्गन है जो कि करेंटली एक्टिव नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ती है तो ये एक्टिव हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं 5th प्रिंसिपल ऑर्गन को, जो कि है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का और इसका काम है लीगल डिस्प्यूट को सेटल करना और साथ ही साथ एडवाइजरी ओपिनियन देना। यूनाइटेड नेशन चार्टर के चैप्टर नंबर 14 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में डिस्कस किया गया है। ये सक्सेसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का PCIJ, जिसे लीग ऑफ नेशन ने एस्टैब्लिश किया था 1920 में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं 9 साल के टर्म के लिए, और इनका अपॉइंटमेंट जनरल असेंबली के थ्रू होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, और ये लोकेटेड है पीस पैलेस, हेग, नीदरलैंड। सो अभी तक जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हम लोगों ने देखे हैं वो सभी लोकेटेड थे न्यूयॉर्क यूएसए में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इकलौता प्रिंसिपल ऑर्गन है जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में नहीं लोकेटेड है। ये कहाँ लोकेटेड है? पीस पैलेस, हेग, नीदरलैंड। सो अब हम लोग देखते हैं 6th और लास्ट प्रिंसिपल ऑर्गन को, जो कि है सेक्रेटेरिएट। इसे यूनाइटेड नेशंस एग्जीक्यूटिव आर्म बोलते हैं क्योंकि ये डे टू डे वर्क जो होता है यूनाइटेड नेशन का उसको देखता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एजेंडा को सेट करने में। UN बॉडीज़ का क्या एजेंडा होगा उसको ये सेट करता है और साथ ही साथ उनके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या एजेंडा होगा इसको सेट करने में सेक्रेटेरिएट का भी रोल रहता है, और साथ ही साथ उस एजेंडा के ऊपर जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने डिसीजंस लिए होंगे उसको इम्प्लीमेंट करने का भी इनका काम रहता है। सो UN बॉडी के एजेंडा को भी सेट करना और उस एजेंडा के ऊपर UN बॉडी ने जो डिसीजन लिया है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों काम सेक्रेटेरिएट करता है। चैप्टर नंबर 15 ऑफ UN चार्टर जो है वो सेक्रेटेरिएट के बारे में है, इसके पावर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में है। सेक्रेटेरिएट का एक हेड होता है जिसे हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। सेक्रेटरी जनरल जो है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड नेशन भी है।
करेंटली अंटोनियो गटरेस जो हैं वो 9th सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। सेक्रेटेरिएट का जो हेड है, जिसे हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, उसे ही हम यूनाइटेड नेशन का भी सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। बोथ आर सेम पर्सन। इसका भी हेडक्वार्टर लोकेटेड कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। यानी कि जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें से 5 प्रिंसिपल ऑर्गन जो हैं उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए में ही है। केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही है जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में ना हो करके उसके बाहर है, जो कि है पीस पैलेस, हेग, नीदरलैंड। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के बारे में। इन डिटेल यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली को हम लोग समझेंगे, उसका क्या कंपोजिशन है, क्या फंक्शन है, क्या पावर है, कैसे वोटिंग होता है, क्या प्रोसीड्योर है, कैसे काम होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो।